Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए AITS मेजर टेस्ट 5 का सॉल्यूशन दूंगा फिजिक्स का। तो सबसे पहले फिजिक्स का नंबरिंग जो है 1 से ही शुरू है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1, a charged particle would continue to move with a constant velocity in a region. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 दो केस में हो सकता है। चाहे तो कोई फोर्स नहीं लगे, है ना, मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो और इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 हो, या दोनों फोर्स लगे तो उसका इस तरह का डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स का कि मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट। इसलिए आंसर जो हो जाएगा इसका, देखिए पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है E बराबर 0 और B बराबर नॉट 0, तो ये भी हो सकता है कि E बराबर 0 होगा तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा नहीं, और B बराबर 0, तो B बराबर 0 का मतलब है कि B कहीं डायरेक्शन में यदि प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा। दूसरा है E बराबर 0, E बराबर नॉट 0, B बराबर नॉट 0, तो ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों फोर्स लग रहा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स 0। E बराबर नॉट 0 और B बराबर 0, E बराबर यदि 0 नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स यदि लगेगा तो मोशन कैसा कर देगा, एक्सेलरेटेड कर देगा, क्योंकि B 0 है। और E बराबर 0, B बराबर 0, ये भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका A, B, D, यानी इसका ऑप्शन जो है 2 करेक्ट होगा। दूसरा नंबर, O2 molecules consist of the 2 ऑक्सीजन एटम। O2 molecules जो है 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है O2। इन द molecule, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 एटम्स। 2 एटम्स के जो न्यूक्लियस है उसके बीच न्यूक्लियर फोर्स क्या लगेगा, तो नहीं लगता है। न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज फोर्स ना है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। तीसरा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में होल होता है, आपको पता ही होगा, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 3 का 3। 4 का, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंग विड्थ बीटा इफ इंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, देन फ्रिंग विड्थ बिकम्स। तो देखिए फ्रिंग विड्थ जो है घट जाएगा, कितना टाइम्स घटता है, तो म्यू टाइम्स घटता है। म्यू की जगह n है, इसलिए यहां पर बीटा बाई n हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। 4 नंबर, 4 नहीं 5, द डायरेक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर। फिगर दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है फिगर। इंसिडेंट P से गया है, एक फोकस से गया है, तब फोकस से जब जाएगा P, जो लाइट जो इंसिडेंट किया है फोकस से गया है, तो इसमें से कौन रिफ्लेक्टेड होगा, तो फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। और 6 है, इफ ए डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस देन अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद इट विल बी 0। एकदम सही है, क्योंकि डाइपोल में एक प्लस एक माइनस होता है, तो नेट चार्ज सरफेस के अंदर में क्या होता है 0, तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। दूसरा है कि नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इज 0, नेट चार्ज अंदर में क्या है 0 है, ये भी रीजन भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 7 नंबर, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स 1 और 2। पहला है इंफ्रावेव, रेडियो वेव, बी में, सी में एक्स रे और अल्ट्रा वायलेट रे। तो देखिए आपको पता होगा कि अल्ट्रा वायलेट रे जो है ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तब डी का तो आंसर एस हो जाएगा। तो डी का आंसर एस देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 3rd ऑप्शन में है। एक ही को बनाने से काम चल जाएगा, बाकी आप जान ही रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। 8 नंबर,
द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग सेकेंडरी मैक्सिमम फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न, देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है तो उसके लिए सेकेंडरी मैक्सिमम है, सेकेंडरी मैक्सिमम कहता है, उसके लिए क्या होता है कि पाथ डिफरेंस जो होता है 2n प्लस माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, कहीं कहीं प्लस लिखेगा तो कहीं कहीं माइनस, लैम्डा बाई 2 का और मल्टीपल, और पाथ डिफरेंस होता है a साइन थीटा। अब देख लेना है 2n प्लस माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, कहीं प्लस तो कहीं माइनस लिखता है तो आंसर इसमें हो जाएगा 2। ऑन हीटिंग द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस एबव द क्यूरी टेम्परेचर, जब फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को हीट करते हैं क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर तो उस स्थिति में पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। फेरो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। थ्योरी से ही रिलेटेड है ये सब, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है देखिए 10 नंबर है, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो हमेशा एक से छोटा या बराबर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा या बराबर होता है डिस्टेंस से, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। 11 एन आइडियल गैस अंडरगोज थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर द इनिशियल स्टेट I2। इनिशियल प्रोसेस कैसा है? तो आइसोथर्मल है। प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज नहीं करेगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। 0 जो हो जाएगा तो डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू होगा। 2 ऑप्शन होगा, डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू किस में है? डी में है और फर्स्ट में। आंसर हो जाएगा 2। 12 नंबर, a uniform metallic rod rotates about its perpendicular bisector constant angular speed से। if it is heated uniformly to rise the temperature, जब इसको हीट करेंगे तो लंबाई का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो लंबाई बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बढ़ जाएगा। इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, एंगुलर जो मोमेंटम जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आई ओमेगा। आई गर्म करने से आई क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज करेगा तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो ये डिक्रीज करेगा, तो एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज करेगा। आंसर हो जाएगा 2। 13 नंबर है, नंबर x इजिकल टू है a cos ओमेगा टी और y इजिकल टू है b sin ओमेगा टी है। तो कहता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन, किसी पार्टिकल है उसका इक्वेशन दिया हुआ है x इजिकल टू a sin cos ओमेगा टी और y इजिकल टू b। इक्वेशन हम पाथ की बात करते हैं तो x y में रिलेशन देना पड़ेगा और उसमें टाइम ना हो, तो क्या करेंगे कि इसका कॉस निकाल लेंगे, इसमें साइन निकाल लेंगे, और जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी, आई हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। ये किसका इक्वेशन है? इलिप्स का है ना, ये जो इक्वेशन जो है इलिप्स का है। यदि ए बराबर बी हो जाता तब का क्या हो जाता? सर्किल। याद रखना ये सब, ए बराबर बी रहता माने ए भी बी और ए भी बी रहता दोनों, या दोनों ए रहता तो उस केस में सर्किल हो जाता, सर्कुलर। लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट, इलिप्स। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? कौन ऑप्शन इनकरेक्ट है? पहला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते हैं तो जी का वैल्यू घटता है, तो सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज विच इंक्रीज डेप्थ, डेप्थ नीचे जाते हैं तो भी जी का वैल्यू घटता है, इसलिए ये गलत हो गया आपका। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इंक्रीज कराते हैं
तो उस केस में पहले भी क्वेश्चन पूछा था, लैटिट्यूड इंक्रीज कराएंगे। लैटिट्यूड का मतलब उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा जी बराबर जी नॉट, चाहे डीजेस जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैटिट्यूड। अब ये बढ़ेगा तो घटेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो सही कह दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द अर्थ, ये भी सही है। गलती इसमें है सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि जी का जो वैल्यू होता है जीएम बाई आर स्क्वायर अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 15 विथ प्रोपेगेशन। इसको पहले हटा देते हैं यहां से। With propagation of longitudinal waves through a medium, the quantity transmitted, कौन क्वांटिटी ट्रांसमिट करता है? तो याद रखना है कि एनर्जी ट्रांसमिट करता है। एनर्जी क्या करता है, प्रोपेगेट करता है, कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है 16 नंबर। ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। पावर कांस्टेंट है तो पावर बराबर होता है एफ इंटू में भी। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ कौन सही होगा? तो पहले तो देखिए, जब भी ग्राफ निकालना रहेगा तो इक्वेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे करेंगे? पावर तो कांस्टेंट है, इसको मास उन्हें एक्सेलरेशन लिख सकते हैं डीवी बाई डी इंटू वी। ये हो जाएगा वी डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी का हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का हो जाएगा। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर टी हो गया। अब इसको लिख सकते हैं कि ds बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर टी, इसलिए ds डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर क्या हो जाएगा, टी डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो, 0 से t चाहे जो भी करो, कांस्टेंट टर्म तो रहबे करेगा। s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t पर पावर 3/2। 3/2 टाइम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ग्राफ हो जाएगा इसका भी ऐसा ही होता है, टाइम और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ ऐसा ही हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, 2। ठीक है। नेक्स्ट है 17। 800 picofarad capacitor is charged by 400 volt. It is then disconnected from the supply and connected to another capacitor. कहता है कि एक कैपेसिटर है C1 800 पिकोफैराड है और V1 है 400 वोल्ट। दूसरा है C2 है, वो भी 800। इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में। तो कनेक्ट कर देंगे तो कितना एनर्जी लॉस करेगा? एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला जो होता है डेल्टा यू, याद रखना कि हाफ C1 C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस का इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। एगो में तो V2 जीरो है, इसका कोई चार्ज नहीं था इस पर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ गुने में ये 800 का ही हो जाएगा 400 पिको फराड। और ये तो V1 हो जाएगा कितना 400 और V2 हो जाएगा 0। 32 के आसपास आ रहा है, आपका आंसर आ जाएगा यही 10 टू द पावर -6 जूल। ये हो गया 4। नेक्स्ट है 19 19 देखिएगा। 19 ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 15 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फॉलोइंग विथ कांस्टेंट स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड एट अ राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम लोग को इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वीवीएल कर देना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण वीवीएल। वेलोसिटी दिया हुआ है 6, दी है 0.610 टू दी पावर -4 और एल है 15, इतना वोल्ट 5.4 आ जाएगा मिली वोल्ट। आंसर हो जाएगा इसका 3। ठीक है।
नेक्स्ट है 21 है। 21 कहता है कि स्मॉल टेलीस्कोप है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव है FO दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर और आई लेंस का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट को देख रहा है लेकिन उसका फाइनल इमेज जो है 25 सेंटीमीटर बनता है, यानी फाइनल इमेज 25 पर बन रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पर। तो ये फार्मूला क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला FO by FE इंटू 1 प्लस FE by D। कितना आ जाएगा, FO हो जाएगा 160, 1 प्लस 8 by 25, ये कट जाएगा 4 से, कितना से 20 से, 20 प्लस 25, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 32/5, 32/5 हो जाएगा लगभग 26.4। ये आंसर हो गया इसका 4। क्योंकि फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर, फाइनल ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रहेगा और इमेज D दूरी पर बनता है तो इसका यही होता है। और फाइनल इमेज यदि इन्फिनिटी पर बन जाएगा तो ये वाला पार्ट ना होता है FO by FE, ठीक है। 20 सॉरी ये 21 है, ये 20 यहां देख लीजिए। ए प्योर इंडक्टर ऑफ 80 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू द सोर्स, इंडक्टर है ये। वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। फाइंड द RMS करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ओमेगा दिया हुआ है। प्योर इंडक्टर है तो एक्सएल निकाल लो, यही तो VRMS, ओमेगा L कर देंगे और IRMS का फार्मूला हो जाता है VRMS और बाई XL, प्योरली हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा। ये VRMS कितना है 220 और XL, X का वैल्यू है, XL कितना हो जाएगा ओमेगा L, तो ओमेगा हो जाएगा 660 हर्ट्ज दिया हुआ है ना ये, तो F दिया हुआ है तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई F 120 पाई। मिली है ये -3, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 7.3 एम्पियर आ जाएगा 20 में, इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट है 22। The work function of a metal is a 6.28 electron volt. वर्क फंक्शन है 6.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इतना हर्ट्ज इंसिडेंट करा दिया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड पूछता है, मोल निकाल लो। के मैक्स बराबर आने हाफ m v max के स्क्वायर h इंटू में ड्यू माइनस वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन है ये 9.1 10 टू दी पावर -31 kg।
मैक्सिमम स्पीड h का वैल्यू 6.6 माइनस इसका जो वैल्यू जो होता है 6.6 10 टू दी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। -34 और 4 इंटू 10 टू दी पावर 15 और वर्क फंक्शन है 6.28 इंटू 10 टू दी पावर, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना जूल में बदलना पड़ेगा -90। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और क्या, यहाँ से Vmax निकल जाएगा, Vmax निकालिएगा तो आ जाएगा आपका इतना। नेक्स्ट है तो इसका 22 का आंसर आ जाएगा, 22 का आंसर 1 होगा, है ना। नेक्स्ट है 23 23 है सिंबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट, सिंबल है लॉजिक गेट से ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है ये। देखिए ये यदि जोड़ देते हैं दोनों इनपुट तो ये नॉट गेट हो जाता है, पूरा ये नॉट गेट हो जाता है, और ये नॉट गेट है ये भी लगल, ये नॉट गेट मिल करके कैंसिल हो गया था, बचा कौन सिर्फ ये वाला, ये वाला कौन गेट है, और गेट। आंसर कौन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आंसर या चाहे बूलियन अलजेब्रा से भी देख सकते हैं या ऐसे भी निकाल करके ऐसे भी देख सकते हैं कि नैंड गेट का और नॉर गेट का यदि दोनों इनपुट को हम लोग जोड़ देते हैं तो नॉट गेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन है 24 है 24 है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा। तो देखिए और फिर नाइट्रोजन न्यूक्लियस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है यू में, नाइट्रोजन न्यूक्लियस का कितना मास दिया हुआ है 14.00307 AMU है, यू है वही एमयू है। मास ऑफ प्रोटॉन है 0.727 AMU है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है AMU। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, है ना। मास डिफेक्ट यदि निकल जाता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, पहले सेपरेट निकालिएगा इसको। मास डिफेक्ट कितना होगा, देखिए मास डिफेक्ट टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 7 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें साथ ही को ये भी है क्योंकि ये दिया हुआ है नाइट्रोजन 714, माने इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, सब 7 हो गए यहाँ, और प्लस 7 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस मास ऑफ एटम। 7 कॉमन ले लेंगे, ये सब रख देते हैं वैल्यू 1.00727 प्लस 1.00
0.86654 प्लस 0.00548 इतना आ गया। में से मास ऑफ एटम में दिया हुआ है ये पूरा का नाइट्रोजन का, ये घटा दीजिएगा। घटाने के बाद जो मास डिफेक्ट आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी जो हो जाएगा, जितना मास डिफेक्ट होगा उसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 दिया हुआ है क्या इसमें? हाँ दिया हुआ है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिएगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर। नेक्स्ट है 25। Uniformly charged conducting a sphere 2 meter diameter has a surface charge density 20 microcoulomb per meter square. What is the total flux leaving the surface of the sphere? टोटल फ्लक्स का टोटल चार्ज निकाल लीजिए। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा गुने एरिया, ये दिया हुआ है 20 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर, इंटू में 4 पाई आर के स्क्वायर कर देते हैं मीटर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 20 इंटू में 4 पाई इंटू में 4 माइक्रोकुलम। ये चार्ज निकल गया। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है 26। A negligibly small current is passed through the wire of length 25 cm and uniform cross section. Resistance measure दिया हुआ है 15 ओम है, 15 ओम। What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? Resistivity of material at the temperature of the experiment, जिस टेम्परेचर पर पूछता है रेजिस्टिविटी क्या है। लेंथ दिया हुआ है 25 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू दी पावर -7 और आर भी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है आर बराबर रो इंटू में एल बाई ए। ये 15 इजकल टू रो इंटू में 25 -7। ये कितना से कैंसिल हो जाएगा? 5 से, और ये कट जाएगा 3 से। रेजिस्टिविटी हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 ओम मीटर। इसका आंसर है 4 नंबर आंसर सही। 27 0.000 4020 इंटू 10 टू दी पावर -8 मीटर है। तो इसका पूछता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। यहाँ पर पावर मीटर यूनिट दे दिया है तो यही आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4। इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। 29 moment of inertia of a disk about its diameter is I. The moment of inertia of the same disk about the axis perpendicular to its plane and passing through the center is perpendicular diameter के about यदि I है, ये डिस्क है, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो डायमीटर के अबाउट कितना होता है? ऐसे घुमाते हैं तो ये हो जाएगा m/2/4 बराबर आई है। ऐसे यदि सेंटर से पास करता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आई बराबर कितना होगा? तो m/2/2 तो हो जाएगा 2i। इसे करेंगे तो 2i आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 3 नंबर 30 नंबर।
30. A solid ball of metal has a spherical cavity inside it. If the ball is heated, बॉल को हिट कर दिया गया, तो हिट करेंगे तब वॉल्यूम ऑफ कैविटी क्या होगा, तब बढ़ेगा. याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी बढ़ता है, घटता कुछ नहीं है इसमें. ओके, एक्सपेंशन होता है ऑल डायरेक्शन में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. ए फैन मैक्स, एक फैन जो है 3600 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट है. ये ओमेगा 1 मान लेते हैं, ओमेगा दिया हुआ. इफ आफ्टर इज स्विच्ड ऑफ इट कम्स एट रेस्ट इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ही रेस्ट में हो जाता है. देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट विल रोटेट बिफोर इट कम टू रेस्ट आफ्टर इज स्विच्ड ऑफ. कितना चक्कर लगाएगा थीटा पूछता है 10 सेकेंड में. तो कितना चक्कर लगाएगा, तो फाइनल ए इनिशियल है और फाइनल हो जाएगा 0. टाइम लगा है 10 सेकेंड. तो वो देखिएगा थीटा बाई टी ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 होता है. दोनों को जोड़ दीजिएगा, 1800 रेवोल्यूशन आरपीएम हो गया. तो थीटा कितना आ जाएगा, 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट गुने में टाइम 10 सेकेंड. मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा. ये कैंसिल ये भी हो जाएगा और ये हो जाएगा 300 रेवोल्यूशन. आंसर कितना आ जाएगा 304, यानी कि इसका 4, 31 का 4, 32. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज करता है. याद रखिएगा कि टेम्परेचर जैसे ही हम लोग बढ़ाते हैं किसी भी लिक्विड का, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है. इसका आंसर है 2. 33. A sound, a source of sound moves towards a stationary observer of sound. Velocity 1/10. याद रखना है कि सोर्स है ये और मूव कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, रेस्ट में है. तो वेलोसिटी सोर्स जो है v का 1/10 है. ये साउंड के वेलोसिटी का 1/10 है. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज कितना इंक्रीज करेगा. एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा एपरेंट, तो ये हो जाएगा, तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, तो v बाय एफ डैश हो जाएगा v बाई 10. ये हो जाएगा 10/9 इंटू में. परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, देखिए इंक्रीज माइनस ओरिजिनल इंटू 100. एफ डैश का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस एफ बाई एफ डैश, उल्टा हो जाएगा ना. हाँ, 1 माइनस एफ बाई एफ डैश आई इंटू में 100. एफ बाई एफ डैश कितना हो जाएगा 9/10. वन फोर्थ दिया हुआ है, सॉरी 1/4 दिया हुआ है, v/4 है. तो v/4 होगा तब कितना आ जाएगा, ये v/4 है वेलोसिटी ऑफ सोर्स का. ये 4 चल जाएगा ऊपर, 3/4, 4 चल जाएगा ऊपर, तो 3/4/3. तो एफ डैश आ जाएगा, तो एफ बाई एफ डैश हो जाएगा. यहां से देखिएगा तो एफ बाई एफ डैश कितना आ जाएगा, कितना परसेंटेज इंक्रीज करेगा, आप देख लीजिएगा. परसेंटेज इंक्रीज ये हो जाएगा चेंज कितना किया और ओरिजिनल कितना था इंटू में एफ. देख लीजिएगा
इसको लिख सकते हैं कि एफ डैश बाई एफ माइनस 1 इंटू 100। एफ डैश बाई एफ हो जाएगा 4/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 100/3%, माने 33.33% इंक्रीज करेगा। 33 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है थर्टी फोर है। A body at rest break into two pieces of unequal masses. The part will move opposite direction, क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व करना है। शुरू में रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। 35। एक बॉडी जो है पुल करता है 60 डिग्री से 50 डिग्री तक जाता है 10 मिनट में, T1 मान लेते हैं। द सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री। इन व्हाट फर्दर टाइम, फिर इसको 40 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा, ये T2 पूछता है। देखिए सराउंडिंग तो वही रहेगा ना। यहां न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा देंगे एवरेज फॉर्म में, इंटीग्रेशन वाला नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा देंगे। तो यहां से यहां तक लगा देंगे तो 60 माइनस 50/T1 बराबर K इंटू में दोनों का जोड़ और अब/2 एवरेज माइनस 30। एक हो गया इक्वेशन। दूसरा हो जाएगा 50 माइनस 40 अब टाइम T2, K तो वही रहेगा कांस्टेंट, ये प्लस A/2 और बाकी सराउंडिंग का टेम्परेचर माइनस करते हैं हम लोग, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो T2 निकल जाएगा। T1 तो दिया हुआ है, T2 निकालिएगा तो डिवाइड कर दीजिएगा 1/2, तो यह आ जाएगा 50/3 मिनट। बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, के जो माने थे कैंसिल हो जाएगा। ये था 35 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, ये सेक्शन 1 का था ये। अब आइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आइए 36। फोकल लेंथ ऑफ ए बाई कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है बाई कन्वेक्स लेंस का, याद रखना है कि इसका फोकल लेंथ एफ है, दोनों तरफ रेडियस सेम है। अब इसको हम लोग ऐसे कट कर दिए, तो कट कर दिए तो पहला जो ऑप्शन है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो जानते हैं कि इसका फोकल लेंथ 2f हो जाता है, क्योंकि एक फेस का सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर एक फेस का इंफिनिटी हो जाता है, इसलिए इसका f हो जाएगा 2f। तो a का q किस में है, फर्स्ट और सेकंड में भी है। अब b का भी चेक करना पड़ेगा, b क्या है, ऐसे काट देंगे। तो ऐसे जब काटिएगा इसको ऐसे काट दीजिएगा ये, तो फोकल लेंथ पर कोई चेंज नहीं रहेगा, इसका एफ रहेगा। तो बी का पी है, बी का पी किस में है, थर्ड में है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है (37). पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 9 पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लंबाई है 1 मीटर और ये वो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है और वोल्ट भी दिया हुआ है, बैटरी 4 वोल्ट का है। ऐसे सोच लीजिए कि यह पोटेंशियोमीटर वायर है ये, और एक रेजिस्टेंस है और एक सेल लगा दिया। सेल है 4 वोल्ट का और रेजिस्टेंस है 990 ओम, 1 मीटर इसका लंबाई है। 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर इज कनेक्टेड इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। रेजिस्टेंस ऑफ, तो इसका रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो बताइए, हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इसके बीच 100 सेंटीमीटर है
और 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है पोटेंशियोमीटर वायर में। तो निश्चित है कि 100 सेंटीमीटर में कितना होगा, निकल जाएगा इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, निकल जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर में ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो VA माइनस VB, तो 0.4 इंटू में 100, ये हो जाएगा 40 वोल्ट। 40 वोल्ट इसके बीच हो पर सेंटीमीटर है ना। जीरो 0.4 मिली वोल्ट है, सॉरी ये मिली वोल्ट है, तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा कितना 0.04 वोल्ट हो गया, ये 0.04 वोल्ट हो गया। अब इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0.04 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले हमको करंट निकालना पड़ेगा। करंट कितना होगा, करंट बराबर हो जाएगा टोटल वोल्ट बाई रेजिस्टेंस, और ये करंट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाई ये रेजिस्टेंस। यहां से आर का वैल्यू निकाल लीजिए, ये कट जाएगा 100 से, ये हो जाएगा 100R बराबर 990R। सॉरी 990 प्लस R, इसको इधर ले आते हैं, तो 99R बराबर 990, इसलिए R बराबर 10 ओम। 10 ओम हो गया, ये 37 का 3। नेक्स्ट है 38। नंबर देखिएगा। At resonance, power factor of the LCR series circuit is 0. रेजोनेंस पर पावर फैक्टर 0 होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है cos थीटा R/Z, यानी cos थीटा पावर फैक्टर है ये, और रेजोनेंस पर Z बराबर R होगा तो 1 होगा, 0 नहीं होता है ये, इसलिए पहला क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है वो। दूसरा है एट रेजोनेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो ये तो सही है कि करंट, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है, तो रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या होता है, सेम फेज में रहता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। 39 द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बिटवीन ड्यूटेरियम एंड लिथियम टेक प्लेस। तो याद रखना है कि ये जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ऐसा होता है, जनरल हम लोग नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। इन ए ट्रांजिस्टर अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा, तो फॉर्मूला ही है, तो बीटा बराबर होता है अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, इसका आंसर हो जाएगा 3। 41 LCR सीरीज सर्किट इज ऑपरेटेड एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पर जब ऑपरेट करते हैं तो याद रखना है कि इंपीडेंस मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम होता है, तो इंपीडेंस मिनिमम आंसर हो जाएगा 2। ये थ्योरी से रिलेटेड है प्रॉब्लम। 42 फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स लिंक विथ ए कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है पाई बराबर, मान लें कि cos ओमेगा टी हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, माइनस d∅dt। करिएगा तो हो जाएगा कितना, cos का माइनस साइन। अब बताइए इसके बीच का फेज डिफरेंस है, वो cos में एक साइन में होता है, तो फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2, आंसर हो जाएगा 4। 43 ए सोलिड cylindrical conductor of radius r is carrying a current। देखिए सोलिड सिलेंडर है ना,
अंदर में भी करंट जाता है ये। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड और इधर आर। इसका ग्राफ ऐसे होता है, याद रखना है कि अंदर में जो होता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का होता है, एक्स का जो भी हो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनसाइड और आउटसाइड। ये एम्पियर्स लॉ से हम लोग इसको निकालते थे। नेक्स्ट है 44। आइए 44 में पोटेंशियोमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन द वोल्ट मीटर बिकॉज। कहता है कि पोटेंशियोमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन वोल्ट मीटर। देखिए कारण इसका है, इसका रीजन जो है कि पोटेंशियोमीटर मोर एक्यूरेट क्यों मेजरमेंट करता है, लेकिन मोर एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए गैल्वेनोमीटर आता है, और डिफ्लेक्शन को जीरो करके मेजरमेंट करता है, तो उसका रेजिस्टेंस तो काम करेगा नहीं। वोल्ट मीटर में उसका रेजिस्टेंस रहता है, हाँ ये बात है कि हाई रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन फिर भी कुछ तो करंट जाएगा ना, उसमें जाएगा नहीं तो फिर डिफ्लेक्शन होगा कैसा। इसलिए डिफ्लेक्शन होने के लिए करंट तो उसमें जाना पड़ेगा, इसलिए उसमें एरर आ जाता है। और वोल्ट पोटेंशियोमीटर में वोल्ट एरर नहीं आता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन को जीरो करके। इसका हम लोग आंसर क्या देखेंगे, देखिए इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। एकदम सही है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट नहीं पोटेंशियोमीटर के जान देता है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं आता है। ठीक है, पहला ही हो गया आपका करेक्ट आंसर। 45 2 पैरेलल लॉन्ग है, 2 पैरेलल लॉन्ग, इस पर चार्ज है, प्लस है, इस पर माइनस है। इसके कारण इंटेंसिटी इधर होगा और इसके कारण इंटेंसिटी इधर, दोनों जुट जाएगा। और प्लेस डिस्टेंस 4r फ्रॉम फ्री स्पेस, ये 4r दूरी पर है, तो ये हो जाएगा 2r और ये भी हो जाएगा 2r। तो कहता है क्या इंटेंसिटी कितना होगा, तो दोनों के कारण तो सेम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r, r के जगह 2r, और 2 के कारण है तो 2 से गुना कर देंगे, तो लैम्डा बाई पाई है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया। आंसर हो जाएगा 3। 46 2 बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg, 2 बॉडी है जिसका मासेस है 2 kg और 4 kg है पोजीशन वेक्टर। R1 R2 दिया हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास RCM का फॉर्मूला M1 R1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2। M1 है 2 और ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस के और प्लस M2 है 4, 2i माइनस 6j प्लस के बाई टोटल मास 4 प्लस 2 6 kg। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 2i माइनस 3j प्लस किया जाएगा, इस आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 47 47 बॉडी ए ऑफ मास 6 मीटर, 6m है मास है ना, सॉरी 6m मूविंग विद द स्पीड यू कोलाइड विद अंदर बॉडी ऑफ मास 4m। ये 6m मास इसका है और ये है 4m मास है इसका, और ये जा रहा था यू से, ये रेस्ट में था और कोलाइड कर गया। The collision is head on and elastic in nature. After the collision, a fraction of energy lost by the colliding. इसका कितना एनर्जी जो है लॉस करेगा, माने कितना फ्रैक्शन जो है एनर्जी जो है लॉस करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि कोलिजन तो कैसा है, इलास्टिक है, तो जितना जो बी का एनर्जी माने उधर वाला का एनर्जी
आया होगा यही ना दिया होगा। एनर्जी तो लॉस तो करेगा नहीं, सिस्टम तो लॉस करेगा नहीं, एक दूसरे को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक जो है एनर्जी जो है लॉस करेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कितना फ्रैक्शन लॉस करेगा। तो इसको M1 इसको M2 मान लो। हमको V2 चाहिए, V2 कितना आएगा, फॉर्मूला होता है M2 माइनस M1, M2 प्लस M1 इंटू में U1 U2 प्लस 2M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू में U1, ये होता है फॉर्मूला। इसका टकराने के बाद इसका वेलोसिटी निकालना है, 4m का। 4m का टकराने के बाद V2 हो गया, इसका था U2 0 और ये हो जाएगा U1। U2 0 हो गया ये, और 2 इंटू में 6m और बाई 10m इंटू में U, ये कितना आ जाएगा आंसर, 6/5U, इतना आ गया ये। अब इसका जो एनर्जी था कितना, इसका टोटल एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ 4m इंटू V2, V2 कितना हो जाएगा 36/5 25 U स्क्वायर, इतना आ गया, इतना आ गया ये। तो ये इतना एनर्जी जो आया इसमें, ये जो आया होगा यही तो लॉस किया होगा। इसका था कितना, काइनेटिक एनर्जी इसका था कितना, हाफ इंटू 6m इंटू में U स्क्वायर। अब तो लॉस फ्रैक्शनल लॉस कहता है, कितना फ्रैक्शनल लॉस किया, तो हो जाएगा हाफ इंटू में 4m इंटू में 36 इंटू में U स्क्वायर बाई 25 बाई 1/2 6m इंटू में U स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और m से m भी कैंसिल हो जाएगा, U स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 36 इंटू में 25 इंटू 6, ये हो जाएगा 6, 24/25, आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। हम लोग इसका लॉस नहीं देखेंगे, निकाल हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका देख लेते हैं कितना आया। कोलिजन तो इलास्टिक है, तो और तो बाहर तो एनर्जी लॉस हुआ नहीं, एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ होगा। तो ये कितना लॉस किया, तो हम सोचेंगे कि ये इसमें आया कितना, जितना आया होगा वही ना दिया होगा, इसी का ना लॉस होगा। नेक्स्ट है 48। है An ideal gas is compressed to half its initial. गैस को कंप्रेस्ड कर दिया गया है। By means the several process, which of the following process maximum work? तो हम देख लेते हैं, सेवरल प्रोसेस है, बहुत सारा है, एडियाबेटिक है। मान ले कि यहाँ था, वॉल्यूम को कमा रहे हैं, पहले वॉल्यूम इतना था, ये हो गया आइसोबारिक, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा एडियाबेटिक, ये आइसोथर्मल ही हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा होता है एडियाबेटिक का। सबसे ज्यादा वर्क किसमें होगा, इसमें, क्योंकि इजी एरिया ज्यादा है। आंसर हो जाएगा इसका ए 49। Bernoulli's theorem is a consequence of Bernoulli's theorem कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है, ये याद रखना है ना। सब एनर्जी का प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक कंजर्व रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 50। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height 10 kilometer above the surface is the same as that of the d depth। माने ऊपर का और नीचे का 10 किलोमीटर ऊपर g हाइट पर, फॉर्मूला होता है g इंटू में 1 माइनस 2h बाई r। 10 किलोमीटर है, r के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, और डेप्थ में कितना होता है, ये हाइट के लिए है, और डेप्थ के लिए है g इंटू में 1 माइनस h बाई r। एच के जगह यहां डी है, तो कहता है कि सेम है, तो ये बराबर कर देते हैं।
एच डैश बराबर जी डेप्थ वाला है ना, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2h बराबर डी, तो डी बराबर 2h, 10 किलोमीटर है h, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर डेप्थ में जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ये इसका 2। बस ये था 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, और जितना जो क्वेश्चन आप लोग को जो मिला है, यानी टेस्ट दिए हैं, टेस्ट में जितना क्वेश्चन जो आया है उसको फिर से आप लोग बनाइए जरूर। थैंक यू।